क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8 मार्च है आज और हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। आज का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे पूरा पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। मेन एग्जामिनेशन यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए आज के टॉपिक्स जो हैं अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ठीक, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एल सल्वाडोर जो है वो पहला सेंट्रल अमेरिकन कंट्री बन गया है जहां पर मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। कौन करेगा? WHO। और इसके अलावा जो है CSIR का फ्लोरिकल्चर मिशन क्या है, इसके बारे में। फूलों की खेती का अभियान क्या है, समझेंगे। जंगल की आग पर रिपोर्ट, ठीक, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकाली है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। EPFO में पिछली बार जो है स्क्रैमजेट पूछा गया था। जो EPFO के लोग हैं उनको पता होगा, स्क्रैमजेट पूछा गया। साइंस से एक ही क्वेश्चन था करंट अफेयर का, ठीक। और आप लोग के लिए जनरल रिमाइंडर है कि EPFO का 2020 का 9 मार्च से हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चालू होने वाला है और UPSC का 2021 का जो है 12 मार्च से कंप्लीट पेड ग्रुप चालू होने वाला है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इन दो नंबर्स पे कॉल करके 8564880530, 9696066089 पर। हैप्पी हैप्पी इंटरनेशनल वीमेंस डे अगेन, ठीक। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। ये जो है इंडिया ने प्रपोज किया है कि इसमें हम चाबहार पोर्ट को भी इंक्लूड कर दें। चाबहार पोर्ट अलग है, INSTC वाला जो ये कॉरिडोर है ये अलग है। और आप लोग से क्वेश्चन है कि ये बताइए कि अशगाबाद अशगाबाद एग्रीमेंट किससे संबंधित है? अशगाबाद एग्रीमेंट किससे संबंधित है और अशगाबाद कौन सी कंट्री जो मध्यम एशियन सेंट्रल एशियन कंट्री उसका कैपिटल है, ये बताना है, ठीक। तो इंडिया ने प्रपोज किया है कि इंक्लूड कर लिया जाए ईरान का चाबहार पोर्ट। और एस जयशंकर जो थे इन्होंने कहा वर्चुअल चाबहार डे बनाया जा रहा था। कहाँ पर? मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 जो चल रहा उसमें, ये मैंने अभी कवर किया था 2-3 दिन पहले। और यहाँ पे चाहते हैं कि INSTC जो है उसका दायरा थोड़ा बढ़ाया जाए और इसमें अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान को भी ऐड किया जाए। चाबहार पोर्ट जो है ये जहाँ एक भारतीय राज्य द्वारा संचालित एक टर्मिनल संचालित है। मतलब ये पोर्ट है, बंदरगाह है और यहाँ पर एक टर्मिनल जो है इंडिया चलाता है, इंडिया द्वारा संचालित है। और इसके थ्रू अफगानिस्तान और मध्य एशियाई राज्यों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक, चाबहार पोर्ट। और जो ग्वादार पोर्ट है आपका, जो CPEC से जुड़ा हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके जो है पश्चिम में है चाबहार पोर्ट और बहुत पास में है, तो इसको काउंटर भी करता है एक तरीके से। अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया का जो है ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट भी हुआ है और इसमें यही है कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये सब 2016 में कंप्लीट हो गया था। चाबहार पोर्ट के थ्रू जो है हम अफगानिस्तान जाते हैं, वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं अपनी, और वहीं से फिर आगे भी सेंट्रल एशिया भी जाते हैं। और इंडिया जो है पोर्ट ग्लोबल, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है ये चाबहार टर्मिनल, कौन सा? शहीद बेहस्ती टर्मिनल, इसको ऑपरेट करता है इंडिया के द्वारा। कौन सा, क्या नाम है? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। शहीद बेहस्ती टर्मिनल जो चाबहार पे है उसको ऑपरेट करता है इस कंपनी के द्वारा। और इसमें जो है काफ़ी रणनीतिक जो है भारत का लाभ है चाबहार पोर्ट से। और इसके मतलब ये है कि कनेक्टिविटी तो है ही है, ईरान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट्स, इन सब के साथ ट्रेड और SI भी बढ़ाते हैं। देखिए सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी सारी, यहाँ पे कल्चरली भी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब बूस्ट होगा इसको। और यूरेनियम बहुत है यहाँ पर, तो एक तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी को भी देखते हुए भी, और वो भी न्यूक्लियर एनर्जी जो क्लीन एनर्जी माना जाता है उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। INSTC क्या है? एक ट्रेड कॉरिडोर है, प्रोजेक्ट है, 12 कंट्रियों का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया भी है इसमें। और 7200 किलोमीटर मल्टी मॉडल है, यानी कि आपका कहीं रोड होगी कहीं रेल होगी, इस तरीके से। इसमें कौन कौन है? फ्रेट को आप मूव कर सकते हो, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप, ये सारी हैं इसमें। इसमें पहला प्रपोज्ड ये किया गया था इसको 2000 में, ताकि जो है पैसे और समय है दोनों ही
कार्गो थ्रू कम किए जा सकें, और हम कहाँ पे पहुँचे, रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स इंडिया के साथ में। ठीक, तो देखिए ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मुंबई रहा, यहाँ से बद्दर, अब ये आपका जो है चाबहार पोर्ट से होते हुए हम देखिए चले गए। ये रेल नेटवर्क है आपका, ब्लैक वाला जो डॉट 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 लग रहा है। एग्जिस्टिंग रोड है आपकी वाइट वाली, जैसे ये हो गया। सुएज कैनाल वाली रूट ये है। ठीक, और जो है आपका ये न्यू मैरीटाइम रोड ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये बताइए ये जो बने हुआ है ये कौन सी है, ब्लैक सी है कि कैस्पियन सी है। ठीक, ये आप लोग को आंसर करना है। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एल सल्वाडोर जो है मलेरिया मुक्त हो गया है। ये मध्य अमेरिकी पहला देश है। ठीक, और ये WHO ने इसको बोला है, ये घोषित किया है। मलेरिया जो है उन्मूलन अगर आपको करना है तो उसका सर्टिफिकेट जो है आपको मिलेगा तब जब आपके यहाँ लगातार 3 सालों में एक भी घरेलू तौर पे कोई भी जो है डिजीज़ ये वाली ट्रांसमिट नहीं हुई है, देखने को नहीं आई है तब। अल सल्वाडोर में देखा जाए तो 25 फरवरी को इनको ये सर्टिफिकेट मिल गया है कि इन्होंने मलेरिया को अपने यहाँ से उन्मूलन कर दिया है पूरा। कोई भी एक केस नहीं मिला है जो कि लोकली जो है बना हो 2017 से। 1984 से देखा जाए तो एल सल्वाडोर में जो है कोई भी मृत्यु भी नहीं हुई है मलेरिया से संबंधित। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 2017 से कोई भी केस नहीं मिला है, और मृत्यु जो है वो आपकी 1984 से कोई भी नहीं हुई है। और जो दूसरी कंट्री हैं जो अमेरिका में पाई जाती हैं और जहाँ पे मलेरिया अब नहीं है वो है पराग्वे, सेंट्रल अमेरिका और अर्जेंटीना। ठीक, ये भी आपका सॉरी सेंट्रल अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका है। ठीक, लास्ट डेकेड में देखा जाए तो 9 कंट्रियों ने वर्ल्ड में मलेरिया फ्री हुए हैं। ठीक, 9 कंट्री ओवरऑल बात हो रही है यहाँ पे, अभी अमेरिका से बात नहीं हो रही है। अदर जो कंट्रीज़ हैं दैट एलिमिनेटेड मलेरिया आखिरी दशक में जिन्होंने ख़त्म किया है वो है मोरक्को। ठीक, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इन्हीं के थ्रू होते हुए जाता है, मेडिटेरियन और अटलांटिक सी को जोड़ता है। तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, मालदीव्स, श्रीलंका, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो जितने भी कंट्री आती है ना इनको मैप बुक में देखा करो, आप लोग प्रैक्टिस किया करो। सिचुएशन इंडिया में क्या है कि इंडिया में मलेरिया के जो इन्फेक्शन है वो पिछले मतलब 20 सालों में देखा जाए तो 14 मिलियन कम हुए हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो है रिडक्शन है साउथ ईस्ट एशिया में। और ये किसने बताया, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 में, ये कौन निकालता होगा बताइए। ठीक, और इन 2019 में देखा जाए तो कंट्री में 86% जो ऑल मलेरिया डेथ हुई थी इस रीजन में, उसमें से 86% तो इंडिया में ही हुई थी। ठीक, और मलेरिया जो है एक बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारी है जो कि परिजीवी यानी पैरासाइट के थ्रू होती है। लेकिन ये इसको पैरासाइट का कैरियर कौन है, ये फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है। ठीक, अच्छा ये बताइए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो तो मलेरिया संबंधित है, क्यूलेक्स मॉस्किटो किससे संबंधित है, और एडिस एगिप्ती ये किससे संबंधित है। आप लोग को आज जवाब इसका देना है, यहाँ पे भी दे सकते हैं और आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में भी दे सकते हैं। मलेरिया जो है एक तरीके से एक्यूट फेब्राइल इलनेस है, मतलब तीव्र ज्वर की बीमारी है। इन्हें नॉन इम्यून, जहाँ पे जिस प्रतिरक्षात्मक प्रणाली जिस भी व्यक्तिगत की कम होगी तो उसके अंदर जो इसके सिम्टम है वो 10 से 15 दिन में दिखने लगते हैं जब किसी इन्फेक्टिव मॉस्किटो बाइट हो जाए तब। पहला सिम्टम वही है, बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना, और जो है आमतौर पर मलेरिया के रूप में पहचाना कठिन हो जाता है। ठीक, मतलब ये है कि पहले दिखते नहीं, गंभीर परिस्थितियों में मौत का कारण भी बन सकता है। अगर बहुत ज़्यादा जो है माइल्ड है अगर, तो उसको देख पाना, मलेरिया से जान पाना कठिन होता है। ठीक, एल सल्वाडोर देखिए ये है पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है ना कि अटलांटिक ओशन से, ये ध्यान रखना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो जो हमारा टॉपिक है वो है CSIR का फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है, फूलों की खेती से संबंधित है। ठीक, और हर्षवर्धन जी ने जो है CSIR लेबोरेटरी से ये कहा है कि तुम्हारे यहाँ जो भी लैंड अवेलेबल है हर लेबोरेटरी में, तुम यार ये क्यों नहीं करते हो, CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन क्यों नहीं बढ़ावा देते हो। ये एक तरीके से मॉडल बनेगा सबके लिए। ठीक, फूल वूल उगाओ, और ये मतलब ये मेन चीज़ है, जैसे एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, हॉर्टिकल्चर में आएगा ये।
तो इसमें क्या है कि जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप करते हैं, उसके अगर इस कंपैरिजन में अगर देखा जाए क्रॉप के कंपैरिजन में, तो फ्लोरिकल्चर से ये लोग कह रहे हैं कि भाई 5 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो फूलों की खेती से। और हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। और फूलों का अगर आप देखो तो मंदिरों में, पूजा में, ठीक है ना, डेकोरेशन, शादी बारात, हर जगह बहुत फूल यूज़ होता है भाई। तो इसलिए काफ़ी डिमांड भी है, हम लोग को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, फॉरेन रिजर्व देने पड़ते हैं, वो नहीं देने पड़ेंगे। फार्मर्स भी अच्छा कमा सकते हैं। और जो है इस अगर लोकली अवेलेबल होगा तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी सस्ता पड़ेगा। वैलेंटाइन डे पे जो है 50, 60, 100 रुपए का फूल एक रोज़ नहीं बिकेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक, बहुत फ़ायदे हैं। CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन जो है ये एक तरीके से 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में चल रहा है, लागू है। और इसमें यही है कि नॉलेज बेस जो है अवेलेबल है इंस्टीट्यूट के पास, उसको जो है हम हेल्प करें इंडियन फार्मर्स को देने के लिए, और ताकि जो है इंपोर्ट रिक्वायरमेंट और उन सबको मीट कर सके। और मिशन जो है ये मतलब कि बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेट करता है, ठीक, जैसे कि ICAR, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, ठीक। इसकी एक बार जरा अबाउट अस जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, इस पर नोट लिखिएगा आज, ठीक। एग्रीकल्चर पैदा, ये जो है आपका एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके एक्सपोर्ट को देखता है, ठीक। एक एग मार्क आप लोगों ने देखा होगा, एग मार्क ये यहीं लगाता है, ठीक। इसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ट्राइबल को ये ट्राइफेड हो गया, FFDC हो गया, फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर। फिर इसके बाद जो है आपका ये कन्नौज में है। कन्नौज आपका जो है परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया है, ये पता है ना आप लोगों को, परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया है कन्नौज। और कन्नौज ही थे जहाँ पे हर्षवर्धन जी थे। हर्षवर्धन कौन, गुप्त काल के बाद में। उसके बाद मिनिस्ट्री MSME हो गया, यूनिवर्सिटी, इन सब के साथ में कोलैबोरेशन है। फ्लोरिकल्चर मिशन जो है CSIR का है, ये एग्रो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रौद्योगिकी है उसके थ्रू नई वैरायटी, एडिशनल टेक्नोलॉजी लगा के फार्मर्स को जो है एंटरप्रेन्योर में चेंज करना है और उनकी इनकम को बढ़ावा देना है। उद्देश्य इनका यही है कि अपॉर्चुनिटी, अवसर सर्जित करो और उद्यमिता विकास करो, जो है आपका फार्मर्स के अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना है। फोकस इनका यही है कि जो कमर्शियल फ्लोरल क्रॉप है, सीजनल एनुअल क्रॉप है, ऑर्नामेंट एंड कल्टीवेशन फ्लावर फॉर हनी बी रेयरिंग। अच्छा, एपीकल्चर को भी फ़ायदा मिलेगा अगर आप फूल वो करोगे। एपीकल्चर क्या होता है, वो हनी, शहद बनाने वाला, ठीक। जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्रॉप्स हैं वो कौन सी, ग्लैडियोलस, ध्यान रखना। हो सकता है वहाँ पे इस बार से UPSC ने पूछा था, कई सारे बर्ड के नाम दे दिए थे, पूछा था बताओ कौन सी है, बर्ड है कि कोई और जानवर के 4 बताए थे। तो ये फ्लावर्स के नाम है कन्ना, ठीक, कार्नेशन, जरबरा, लिलियम, मैरीगोल्ड, ये तो याद है, रोज़ और ट्यूबरोज, ठीक, ये तो याद ही होगा। उससे पहले वाले ये देख लेना। इंडियन फ्लोरिकल्चर मार्केट जो है बहुत ही बड़ा है, 15,700 करोड़ रुपए का है। और ये जो है 2019-24 के तक अगर देखा है तो 47,200 करोड़ रुपए का होने वाला है, ठीक। ये सुन के तो आपका मतलब फ्लोरिकल्चर करने का मन करने लगा होगा। इम्पॉर्टेंस यही है कि फार्मर की के पास नॉलेज अभी है नहीं। अगर नॉलेज हो तो उनको पता हो कि जो भी ये परंपरागत फसल करते हैं उसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो 5 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। और इट हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार भी काफ़ी है, बहुत सारे लोगों को मिल सकता है। और ताकि मतलब वो लोग नर्सरी रेजिंग करें, छोटे छोटे प्लांट लगाएं, फ्लोरिकल्चर फार्मिंग करें, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएं, अपनी उद्यमिता विकास हो। फॉर नर्सरी ट्रेड, वैल्यू एडिशन एंड एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया हैज़ डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक एंड एडेफिक कंडीशन, एडेफिक किसका, सॉइल से संबंधित होता है, ठीक। और एग्रो क्लाइमेटिक हमारे यहाँ जो है कितने जोन्स हैं, 15 हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं, 20 हैं, ठीक। रिच प्लांट डाइवर्सिटी भी है। हमारा जो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ग्लोबल फ्लोरिकल्चर मार्केट में सिर्फ 0.6% जो है मार्केट शेयर है। हम करीबन 1200 मिलियन $US जो है फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट का इंपोर्ट करते हैं इंडिया में हर साल, डिफरेंट कंट्रीज से। जैसे ट्यूलिप कहाँ से आता है बताइए अब, खैर ये सब तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। ऑर्किड कहाँ से आता है, जिसको कई लोग ऑर्चिड भी बोलते हैं। हर्षवर्धन जी जो है इन्होंने यहाँ लॉन्च किया है CSIR सोसाइटल पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये किस लिए है
कि लोग इसमें माई गवर्नमेंट वाली जो टीम है उसने हेल्प करी है CSIR को ये पोर्टल बनाने में। और ये क्या है कि सोसाइटल प्रॉब्लम जो है उसको लोग जो है भेजेंगे और CSIR ये सब मदद करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के थ्रू के हस्तक्षेपों से किस तरीके से इन प्रॉब्लम के जो है सोल्यूशन ढूंढे जा सकते हैं। तो सोसाइटल पोर्टल जो है CSIR का पोर्टल है और इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, सोसाइटल पोर्टल CSIR का है। ठीक। अच्छा, अगली जो हमारा टॉपिक है वो है कि जंगल की आग पर रिपोर्ट। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट ये निकाली है और इन्होंने बताया कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट फायर हुए हैं आपके फरवरी 22 से लेकर 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2021 तक। देखो सबसे ज़्यादा हुए हैं। और यहाँ पे कई जगह कुछ सिटीज़ में जो है टेम्परेचर 40 डिग्री के क्रॉस हो गया 28 फरवरी को ही। समझ रहे हो, 28 फरवरी को तो बल्कि मतलब कम होना चाहिए था ना। अभी तो ठंडा है, विंटर चल रहा है। और यहाँ पे ये हाईएस्ट है कंट्री पे फॉर द सेम पीरियड। ये इतना ज़्यादा 5291 फॉरेस्ट फायर हुई। इसके बाद जो है तेलंगाना में है इसी मतलब रिकॉर्ड जो किया गया, फिर मध्य प्रदेश। लेकिन गैप देख रहे हो, वो 5291 था, 5291, ये कितना है 1527। और फिर आंध्र प्रदेश, तो तेलंगाना सेकंड, मध्य प्रदेश थर्ड, आंध्र प्रदेश फोर्थ। टोटल जो है इतने फायर स्पॉट्स हुए उड़ीसा में अगर 1 नवंबर से देखा जाए तो। और इस साल जो है बिगनिंग ऑफ द फॉरेस्ट फायर सीजन ऑल्सो टॉप्ड अमंग द स्टेट्स इन द कंट्री। बिगनिंग भी जो है फॉरेस्ट फायर सीजन की वो भी सबसे पहले हुई उड़ीसा में। ठीक। कॉजेज़ क्या है, नेचुरल भी होते हैं, मैनमेड भी होते हैं। नेचुरल में अगर देखा जाए प्राकृतिक कारण क्या है कि भैया जो बिजली कड़कना और ये सारी चीज़ें होती हैं, रेन एक्सटिंग्विशर्स सच फायर विदाउट कॉजिंग, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक नहीं होती हैं। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ जाए, ह्यूमिडिटी यानी कि सूखापन रहे, और जो है ये सब फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, मतलब ये अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं फायर को होने के लिए। मैन मेड क्या है, वहीं तुच्छ टाइप की चीज़ें कि वहाँ पे जो है फायर जला लेंगे, नेकेड फ्लेम, सिगरेट, बीड़ी ये सब फूकेंगे वहाँ पर बैठ के। बिजली जो है कि चिंगारी या फिर किसी तरीके का जो है प्रज्वलन होगा, अगर इग्निशन होगा, प्रज्वलन का स्रोत जो ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आता है। इम्पैक्ट क्या है फॉरेस्ट फायर का कि एक तो भैया फ्लोरा एंड फौना जो है मतलब बायोडाइवर्सिटी को दिक्कत है। ठीक। और मतलब बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है, हैबिटेट जल जाता है। और लॉस ऑफ टिम्बर, जो लकड़ी उकड़ी है वो भी ख़त्म है। फल फूल वाले पेड़, औषधि वाले पेड़, ये सब हानि हो जाती है इनको। वन्य जीवों और उनके निवास क्षेत्रों के लिए भी खतरा है। वहीं हैबिटेट की बात हो गई। ठीक। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर जो है क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। ठीक। और आपका जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑल्सो, बायोडाइवर्सिटी लॉस बेसिकली ज़्यादा है। देर इज़ ए ऑल्सो कंसर्न ओवर वाइल्ड फायर, जो है सिमलीपाल नेशनल पार्क है ना आपका उड़ीसा में। ठीक। तो वहाँ पे भी जो है वहाँ पे पहुँचने की बात है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को खतरा है। फॉरेस्ट फायर जो है कई सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। ठीक है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और इन सबको भी बढ़ावा मिलेगा। माइक्रो क्लाइमेट भी गर्म हो सकता है जैसे कि यहाँ बताया गया था पहले भी। और मतलब कई सारे लोग को दिक्कत भी हो सकती है एक्सपोजर स्मोक के होने से, मतलब सांस लेने में। ठीक। इंडिया के क्या इनिशिएटिव रहे हैं फॉरेस्ट फायर को निपटने के लिए, तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स, वनाग्नि जो है पर राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है, ये 2018 में बनाई गई है, तो ताकि फॉरेस्ट फायर को कम किया जा सके। कैसे, उन लोगों को जो है इन्फॉर्म करके, सूचित करके, सक्षम बना के। देखो जो संबंधित समुदाय हैं, लोकल के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, वो अगर देखें और मान लीजिए थोड़ी सी है तो यहीं पे इनको रोक लेंगे, ये ऐसे बढ़ती नहीं जाए, ये वह चीज़ है ना। तो ये सूचित, सक्षम और सशक्त बनाएं अगर उन्हें, तो राज्य के वन विभागों के साथ काम कर रहे हैं वो लोग, और प्रोत्साहित करके वन की आग को कम करने की लिए 2018 में ये चीज़ चालू करी गई थी। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम है, FPM बोलते हैं इसको। ये सेंट्रली फंडेड है, मतलब इसमें स्टेट का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। और इसमें जो है स्टेट ये डील करते हैं, ये असिस्ट किया जाता है स्टेट को, ये स्टेट की सहायता की जाती है और वो फॉरेस्ट फायर से डील करते हैं।
इस वाली स्कीम ने जो है इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्कीम 2017 वाले को रिप्लेस कर दिया था। ठीक, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। ठीक, ये डीआरडीओ का जो मतलब है, इन्होंने एक तरीके से ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए ये एक मिसाइल का प्रोपल्शन सिस्टम, कि मिसाइल को जैसे उठाना, ठीक, उड़ाना वाली चीज़ जो है, फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड ऑन सॉलिड फ्यूल है इसमें। ठीक, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी को अच्छे से दिखाया उन्होंने। कहाँ पर? चांदीपुर, जो कि उड़ीसा में ही है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है आपका, ये मिसाइल का द परफॉर्मेंस ऑफ द मिसाइल वॉज मॉनिटर्ड यूजिंग, अच्छा, मिसाइल को जो उन्होंने टेस्टिंग करी डीआरडीओ ने, उसको हमने किस तरीके कैसे देखा? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल राडार एंड टेलीमेट्री इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमने देखा, जो कि डिप्लॉय किया गया था आईटीआर, इंटीग्रेटेड, ये आपका जो है टेस्ट रेंज जो है वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। इसके थ्रू हमने देखा कौन सा? इलेक्ट्रो ऑप्टिकल राडार एंड टेलीमेट्री, और काफ़ी सक्सेसफुल रहा मिशन ऑब्जेक्टिव। ये लॉन्च जो है, ये सीनियर साइंटिस्ट जो डीआरडीओ लैब के थे उन्होंने किया, देखा। डीआरडीएल जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर इमारत और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, इन सब लोग ने मॉनिटर किया, निगरानी करी इस पूरे लॉन्च की। सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके का मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम है। ठीक, मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है, डीआरडीओ ने बनाई है, और ये प्रोजेक्ट का एम यही है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हम इस तरीके की बनाएं, हम उसको विकसित करें, ताकि हमारा जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो मिसाइल को ज़्यादा दूर तक ले जा सके और एयर टू एयर मिसाइल के लिए यूज़ हो। ठीक, एयर टू एयर मतलब हवा से हवा में ही मार कर सके ज़्यादा दूरी तक, उसके लिए काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अगर ये मतलब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? अगर ये वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास ना हो तो हम ये लॉन्ग रेंज वाला जो है काम है ये ना नहीं कर पाएंगे। ठीक, जैसे कि क्रायोजेनिक वाला इंजन हमें चाहिए ताकि हम हैवी सेटेलाइट्स को भी लॉन्च कर पाएँ, प्रक्षेपण कर पाएँ। ठीक है, और ये देखिए क्या है कि मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम जो है ये थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट के हिसाब से चलता है। अच्छा, जो थ्रस्ट होता है, जैसे कि ये रॉकेट है आपका, ठीक, इसको ये यहाँ से थ्रस्ट जो चलता है इसको मॉड्यूलेट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत तेज़ चल गया फिर एकदम धूप हो गया। तो थ्रस्ट का मॉड्यूलेटेड और जो है डक्टेड रॉकेट होता है, और ये इसमें स्मोक भी कम निकलता है। अच्छा, आप लोग से सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे ज़्यादातर जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, मिसाइल को लॉन्च हम लोग करते हैं, और या फिर जो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के आसपास ही क्यों होते हैं? ये दो क्वेश्चन है, थोड़े से साइंस से संबंधित हैं लेकिन ज़रूरी है। ठीक, थ्रस्ट मॉड्यूलेशन जो है सिस्टम का इज अचीव्ड थ्रू ए हॉट गैस फ्लो कंट्रोलर। थ्रस्ट मॉड्यूलेशन जो सिस्टम है, हॉट गैस फ्लो, वहीं जो है ना, ये दिखाया था अभी आपको। तो ये जो फ्लोट कंट्रोलर है इसके थ्रू इसको मतलब करता है। सॉलिड फ्यूल्ड है, एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन है। एयर ब्रीदिंग का मतलब समझ रहे हो आप? जब ये हवा में चल रहा है आपका रॉकेट, तो वहाँ से ही वातावरण से ही एयर लेता है, इसी को स्क्रैमजेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये इसके लिए क्या है कि स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए, हाइपरसोनिक होनी चाहिए स्पीड। ठीक, सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन जो हो गया है उसकी वजह से डीआरडीओ कोई टेक्निकल एडवांटेज मिल गया वहीं लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का बनाने के लिए। अभी जो है ये वाली टेक्नोलॉजी कुछ ही कंट्रीज़ के पास में है। डीआरडीओ क्या है? एक एजेंसी है डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जो कि मिनिस्ट्री और डिफेंस के अंतर्गत आता है। ये इसका काम क्या है? मिलिट्री संबंधित जो है अनुसंधान और विकास से संबंधित है इसका। दिल्ली में हेडक्वार्टर है और 1958 में इसको बनाया गया था। हम लोग इसी के साथ आ चुके हैं अपने फेवरेट सेक्शन, जो हमारा रोज़ का सुबह 6 बजे का जो करंट अफेयर का होता है उसमें, कि हम लोग यही नहीं कि सिर्फ पढ़ते रहें, हम लोग ये भी समझें कि किस तरीके से एमसीक्यू को सॉल्व करना है। सेक्शन का क्या नाम है आप लोग आज कमेंट करके बताएंगे। रेड सैंडर्स जो है इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ये क्वेश्चन पूछता। आप देखिए यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम भी दिया गया है, पेटेरोकार्पस सेंटालिनस। ये पीछे अभी क्या है कि लांटाना करके कुछ था, यूपीएससी ने पूछा था 2019 में, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक। तो साइंटिफिक नेम क्यों? क्योंकि आईएफएस का भी सेम ही जो है प्रीलिम्स होता है,
तो इस तरीके के क्वेश्चन एक दो जरूर पूछेगा। तो पेट्रोकार्पस सेंटालिनस, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे सब रटने लगो, जो भी न्यूज़ में कम से कम उसको करना पड़ेगा। तो ये रेड सैंडर्स जो है, रक्त चंदन इस भी इसे बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है। ये जो है आपका चिकित्सीय गुणों और रंगों के लिए जाना जाता है, समृद्ध। और रेड सैंडर जो है ये कहाँ पे, रॉकी डिग्रेडेड और फैलो लैंड्स पे होता है, विद रेड सॉइल एंड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। ठीक, रेड सैंडर आमतौर पर लाल मिट्टी और उष्ण एवं शुष्क जलवायु सहित पथरीली निम्न तथा पर्ती भूमि पे उगते हैं, फैलो लैंड सॉरी। और इसका जो ट्री है ये एंडेमिक होता है, यानी स्थानिक होता है कुछ ही डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, कुछ जगह केरला में, तमिलनाडु और कर्नाटका में। ये मतलब अगर आप ऐसे जाओगे, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका जो है कर्नाटका। ठीक, तो ये चार हैं। इसमें देखिए सारे स्टेटमेंट सही हैं। IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको नियर थ्रेटन्ड लिस्ट में रखा है। पहले ये विलुप्त प्राय थी, ठीक है ना, संकटग्रस्त थी सॉरी, और अब ये लेकिन नियर थ्रेटन्ड हो गई, संकट निकट श्रेणी में आ गया। तो ये अच्छा है एक तरीके से। ठीक है, देखिए कैसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसे रेड चौक लगा दी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बिहारी पुरस्कार संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये हर साल किसी राजस्थानी राइटर को दिया जाता है उनके उत्कृष्ट साहित्यिक काम के लिए हिंदी या फिर राजस्थानी भाषा में। ठीक, समझ में आया? पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है गलत है? दूसरा ये कि पहला जो है बिहारी पुरस्कार जो दिया गया था वो रमेश चंद झा को दिया गया था 1995 में, ये गलत है। तो ये गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो ए और डी में से कोई आंसर हो सकता है। ठीक, तो और तीसरा क्या है, अगर तीसरा सही हो गया तो डी, नहीं तो ए होगा। बिहारी पुरस्कार जो है ये किसके नाम पे लिया गया था, बहुत ज़्यादा फेमस जो है हिंदी पोएट थे बिहारी लाल चौबे, उनके नाम पे था। तो ये सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहला जो बिहारी पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था जय सिंह नीरज को 1991 में, और मोहन कृष्ण बोहारा जो हैं उनको 2020 में दिया गया है ये वाला पुरस्कार। ठीक, दिया जाएगा। और ये किसके लिए, इन्होंने एक बुक लिखी थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा मेरे ख्याल से वही हैं, तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेश से जो इंडिया आ गई थी। ठीक, इसके बाद ये अवार्ड किसने इंस्टीट्यूट किया, किसने स्थापना की है, के बिरला फाउंडेशन 1991 से कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आज का हमारा लाइक शेयर जरूर आप लोग करिए। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है, और जो लोग आंसर देंगे वो अपना सिलेक्शन जरूर सुनिश्चित करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो, प्रोत्साहन मुझे भी थोड़ा आप लोग से चाहिए। ठीक, और अगर आप लोग को हमारा ऐसा मटेरियल अच्छा लगता है, पर्सनल गाइडेंस अच्छा लगता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप। UPSC का 12 मार्च से और EPFO का 9 मार्च से जो है नया पेड ग्रुप चालू हो रहा है, बिल्कुल स्पेसिफिक। इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप फॉर 1-to-1 डिस्कशन, सारे डाउट डिस्कशन सब कुछ किया जाएगा। आप लोग को सिर्फ इन दो नंबर पर कॉल करना है, 8564880530, 9696060689 पर। ठीक, तो कल फिर से आप लोग से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। सारे आंसर जो आज कमेंट करिएगा। ठीक।